आज हम एक ऐसे केस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप एक बार सोचने को ज़रूर मजबूर हो जाएंगी कि क्या सच में कोर्ट ने सही फैसला दिया था या फिर कोर्ट से गलत फैसला हो गया और अपराधियों को रिहा कर दिया गया। ऐसे अपराधी जिन्होंने दो मासूमों की जान ले ली और वही उच्च न्यायालय ने अपराधियों को रिहा कर दिया। तो आखिर क्या है अभिजीत और मोमिता दास का केस? तो पहले एक बार पूरे केस की डिटेल जानते हैं और फिर अंत में आप स्वयं निर्णय कीजिएगा कि क्या कोर्ट ने सही फैसला दिया। 2014 दिवाली के आसपास का समय। 27 वर्षीय लड़की मोमिता दास जो कि पश्चिम बंगाल के कल्याणी की रहने वाली थी और अभी वर्तमान में साउथ दिल्ली के लाडो सराय में किराए के मकान में रह रही थी। और वही इसी घर में अभिजीत पॉल जो कि कोलकाता के दमदम में रहने वाला था, वह भी मोमिता के साथ इसी घर में रहता था। वे दोनों अच्छे दोस्त थे। जहां मोमिता गुड़गांव में फाइन आर्ट्स की टीचर थी। दिन 21 अक्टूबर 2014। अभिजीत और मोमिता उत्तराखंड घूमने का प्लान बनाते हैं और दोनों ही घूमने के लिए निकल जाते हैं और अपने परिवार वालों को अपने जाने की सूचना दे देते हैं। और फिर धीरे धीरे दिन आता है 23 अक्टूबर, जहां अब घर वाले अभिजीत और मोमिता को फ़ोन मिलाते हैं और दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो पहले घर वालों को लगता है कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। फिर लंबे समय तक जब फ़ोन नहीं लगता है तो परेशान होकर घर वाले मोमिता और अभिजीत के दोस्तों को फ़ोन करते हैं, जहां उनके दोस्त बताते हैं कि अभी तो उनके भी फ़ोन नहीं लग रहे हैं। तो मोमिता के पिता दिल्ली के साकेत नगर में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं, जहां पुलिस वाले मामले की गंभीरता को समझते हुए सबसे पहले मोमिता की कॉल डिटेल निकलवाते हैं, जहां पता चलता है कि 23 अक्टूबर को मोमिता के फ़ोन से कई बार एक ही नंबर पर कॉल की गई थी। उसके बाद उसका नंबर 23 अक्टूबर को ही स्विच ऑफ हो गया था। इसके बाद अब पुलिस सीधे देहरादून विकास नगर पुलिस थाने में केस को ट्रांसफ़र करती है और वही अभिजीत के घर वाले भी परेशान होकर कोलकाता के दमदम पुलिस स्टेशन में अभिजीत की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं और वह केस भी विकास नगर में देहरादून में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहां पूरी जांच पड़ताल करके देहरादून से यह केस वापस चकराता पुलिस स्टेशन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही थी और तभी अचानक उन्हें एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिलती है। तो पुलिस तुरंत ही उस बॉडी की जांच पड़ताल और पोस्टमार्टम कराती है, जहां पोस्टमार्टम के बाद सभी रिपोर्ट्स और मिसिंग कंप्लेंट को चेक करने के बाद पता चलता है कि यह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि अभिजीत की थी। अब पुलिस वाले भी अभिजीत के घर वालों को इस बात की जानकारी दे देते हैं। इधर अभिजीत की तो डेड बॉडी मिल गई थी, लेकिन मोमिता अभी भी लापता थी। पुलिस वाले अब बहुत तेजी से मोमिता की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मोमिता के नंबर से जो लास्ट कॉल हुआ था उसकी जांच शुरू की जाती है। जब पता चलता है कि यह नंबर किसी राजू दास का था, अब पुलिस वाले सबसे पहले राजू दास की खोजबीन में निकल जाते हैं, जहां जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि 23 अक्टूबर जिस दिन मोमिता का फ़ोन बंद हुआ था उसके ठीक अगले दिन यानी 24 अक्टूबर को मोमिता का सिम किसी और नंबर से ऑन हुआ था। तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है और फिर दूसरे मोबाइल की जांच पुलिस जब मोबाइल कंपनियों से करवाती है तो पता चलता है कि यह मोबाइल किसी राजू दास के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब पुलिस का सारा शक सबसे पहले राजू दास पर ही जाता है और पुलिस अपना पूरा जोर लगाकर राजू दास को ढूंढना शुरू कर देती है। अभिजीत की जहां लाश मिली थी वह जगह थी टाइगर फॉल। तो अब पुलिस भी उसी के आसपास मोमिता को ढूंढना शुरू कर देती है, जहां बहुत खोज के बाद पता चलता है कि राजू एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि सिंगरौली में रहता है और उसका गांव सिंगरौली में ही है। तो पुलिस सबसे पहले तुरंत सिंगरौली के लिए निकल जाती है ताकि वे राजू को ढूंढ सके और रास्ते में ही उन्हें राजू मिल भी जाता है। तो पुलिस राजू से जांच पड़ताल करती है, जहां पूछताछ में पहले तो राजू कुछ भी नहीं बताता है। वह कहता है कि मोमिता और अभिजीत उनकी गाड़ी से टाइगर फॉल घूमने के लिए बैठे थे। उसने मोमिता और अभिजीत को टाइगर फॉल के पास छोड़ दिया और वहां से अपने गांव के लिए निकल गया। लेकिन पुलिस वाले को उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। समझ में आ रहा था कि वह कुछ छुपा रहा है। फिर पुलिस वाले अपने तरीके से ढंग से राजू से पूछताछ करते हैं, जहां पहले भी वह कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसके बाद वह सारी सच्चाई बताता है। जहां सबसे पहले वह बताता है कि 23 अक्टूबर को करीब 5:30 बजे उसने अभिजीत को टाइगर फॉल छोड़ने के लिए टैक्सी में बिठाया था। फिर जब वह कुछ दूर जाता है तो रास्ते में ही कुंदन दास, कुट्टू दास और बबलू से मिलते हैं, क्योंकि वह तीनों ही उसके दोस्त होते हैं और गाड़ी की पिछली सीट में आकर बैठ जाते हैं, जिस पर अभिजीत इन्हें बिठाने से मना करता है। तो राजू कहता है कि टाइगर फॉल से होते हुए वह अपने गांव निकल जाएगा और यह तीनों उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसी के साथ उसी के गांव में ही रहते हैं। तो उसी गाड़ी में वह भी उनके साथ गांव के लिए चले जाएंगे और इन सब की आयु भी लगभग 20 से 30 वर्ष के बीच ही होती है। तो अभिजीत पहले तो मना करता है,
लेकिन बाद में इन सबको बिठा लेता है। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे इन तीनों का व्यवहार बदलने लगता है। ये तीन ममिता के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, जिस पर अभिजीत को बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वह इन तीनों को मना करता है, गाड़ी को भी रुकवाता है, लेकिन राजू गाड़ी नहीं रोकता है। तभी ये तीनों पीछे से एक रस्सी निकालते हैं और अभिजीत के गले को इतनी कस के दबाते हैं कि अभिजीत की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन राजू दास तब भी गाड़ी नहीं रोकता है। इसके बाद अभिजीत की लाश को गाड़ी के पीछे वाली सीट पर रख देते हैं और फिर पीछे से आगे आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, जहां ममिता डरी सहमी हुई और बेहोशी की हालत में बैठी होती है। फिर ये तीनों उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं और बाद में राजू भी वही करता है। इसके बाद शाम होने लगती है, अंधेरा होने लगता है और ये तीनों प्लान बनाते हैं कि रास्ते में ही यमुना नदी में अभिजीत की लाश को फेंक देंगे। साथ ही मोमिता, जो कि अब अधमरी हालत में थी, उसे भी इसी नदी में फेंक देंगे और सभी लोग यमुना नदी के पुल से गुजरने लगते हैं। अंधेरा हो चुका था। ये लोग चुपके से अभिजीत की लाश को नदी में फेंक देते हैं और नदी में फेंकने से पहले ही उसके शरीर से उसके सारे पैसे, कपड़े और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड अपने पास रख देते हैं और फिर लाश को नीचे फेंक देते हैं। लेकिन जब ये लोग मोमिता को फेंकने जाते हैं तो पास से गाड़ी गुजरती है और वे लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और गाड़ी में मोमिता को रख करके आगे बढ़ जाते हैं। और फिर लाखा मंडल के पास करीब 10 से 11 बजे के बीच में ये लोग नौगांव के पास एक गहरी खाई में मोमिता को फेंक देते हैं और उसके शरीर से सारे कपड़े भी फेंक दिए जाते हैं। उसके पर्स और कपड़े बॉर्डर राइड तक चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और अपने गाँव पहुँच जाते हैं, जहाँ अब पुलिस राजू के सारे बयान को दर्ज करती है और बाकी के 3 लड़कों की तलाश में उसके गाँव पहुँच जाती है, क्योंकि राजू के बयान के मुताबिक ये सभी लड़के अभी गाँव में ही थे। अब पुलिस वाले गांव के पास पहुंचते हैं तो ये लड़के वहीं से आ रहे होते हैं, तो पुलिस जल्दी से इन लड़कों को दबोच लेती है, जहां उनमें से एक लड़के बबलू ने वही शॉल ओढ़ रखी थी जो कि अभिजीत की थी। अब पुलिस वाले इन तीनों को पकड़ लेते हैं और राजू के साथ पुलिस हिरासत में रख लिया जाता है। अब इन चारों के खिलाफ चार्जशीट तैयार होती है और सबसे पहले पुलिस मोमिता की लाश को ढूंढना शुरू करती है, जहां एक सर्च टीम राजू की बताई जगह पर मोमिता की लाश को ढूंढना शुरू करती है। बहुत खोजबीन करने के बाद लाश मिलती है। उस लाश के ऊपरी हिस्से में काली शर्ट पहनी होती है और नीचे शरीर के अंगों में कुछ भी नहीं पहना होता है। अब पुलिस इस लाश की जांच पहचान के लिए मोमिता के भाई को बुलाती है, जहां उस लाश के पास से जो चीज़ें बरामद होती हैं, जैसे उसके कपड़े और बाकी सारी चीज़ों के साथ मोमिता का भाई ये कन्फर्म करता है कि यह लाश मोमिता की है। अब पूरी जाँच के बाद पुलिस चार्जशीट बनाती है और इन चारों को उत्तरकाशी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। साथ ही पुलिस सबूत जुटाने में लग जाती है ताकि इन चारों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जा सके, जहां पुलिस 29 नवंबर 2019 को विकासनगर पुलिस स्टेशन से केस क्लोज करती है और निचली अदालत में 2018 में इन चारों को दोषी मानते हुए राजू को फांसी की सजा सुनाई जाती है। बाकी के 3 अपराधियों को 50-50 हज़ार का जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। साथ ही सबूत मिटाने के लिए 7 साल की सजा और सुनाई जाती है। वहीं इस फैसले से मोमिता के परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक समय बाद 3 अपराधी तो छूट ही जाएंगे, जबकि वह चारों अपराधियों के लिए फांसी की मांग कर रहे थे और उत्तराखंड हाई कोर्ट में केस फाइल करते हैं, जहां 27 अक्टूबर 2018 से अप्रैल 2024 तक इस केस के खिलाफ सुनवाई चलती है, जहां अंत में उत्तराखंड उच्च न्यायालय एक चौंका देने वाला फैसला देता है, जिसे सुनकर पूरा देश सन्न रह जाता है। जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट सभी सबूतों को देखते हुए फैसला देती है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है और इतने कम सबूतों के आधार पर किसी को फांसी की सजा सुनाना ठीक नहीं है। और सबसे पहले किसी के स्वीकार कर लेने से ऐसा नहीं है कि ये चारों अपराधी हो गए। जब तक इन चारों के खिलाफ पुलिस कोई ठोस सबूत पेश नहीं करती है, ये चारों बेगुनाह है और चारों को कोर्ट रिहा करने का आदेश देती है। जबकि पुलिस वालों ने अपनी चार्जशीट में लिखा था कि मोमिता और अभिजीत के सारे लूटे हुए सामान इन्हीं के पास थे। साथ ही इन्हीं चारों ने मोमिता की लाश का पता बताया था, जहां मोमिता की लाश मिली भी थी। लेकिन इसके बाद भी उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जल्द से जल्द अपर्याप्त सबूत होने के कारण चारों अपराधियों को रिहा करने का निर्णय दिया और अभी वर्तमान में ये अपराधी निर्दोष हैं। तो दोस्तों, मोमिता और अभिजीत पाल के केस में आपको क्या लगता है कि एक लड़की जिसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ और वहीं एक लड़का जिसकी जान भी चली गई, उसके अपराधियों को उच्च न्यायालय ने रिहा कर दिया, तो क्या यह ठीक है? हम उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या मोमिता और अभिजीत के घर वालों को इस केस को लेकर और आगे जाना चाहिए? क्या इस फैसले से मोमिता और अभिजीत को न्याय मिला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।